ट्रिग्नोमेट्री तो फॉर्मूले का प्रॉब्लम है मेनली, अगर फॉर्मूला याद हो जाए तो फिर तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो खैर उसमें वो भी है, ट्रिक भी लगानी पड़ती है, लेकिन मेनली फॉर्मूले में फंस जाते हैं आप सर लोग। इतने सारे हैं। हाँ, फॉर्मूले बहुत सारे हैं ना उसमें, उनकी टेबल वगैरह होगी ना आपके कोई बना रखी है, उसको लगा के रखो, बार बार देखते रहो उस टेबल को, याद हो जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, जब सॉल्व करोगे बार बार उस टेबल को रेफर करते रहो। जब ऐसा कोई केस आता है ना तो उसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड टेबल टेबल ले लो कोई भी, चाहे आपकी किताब में कहीं एक पेज पे लिखे हो फॉर्मूले या कहीं पे भी हो, उसको बार बार रेफर करते रहो। जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो बैठ के, तो बार बार रेफर करोगे तो आपको दिमाग में छप जाएगा फॉर्मूला धीरे धीरे, ये कर सकते हो उसमें। सर हमें तो नीट करनी है, मैथ्स में तो सिर्फ। यस सर, मैथ्स तो फिजिक्स के लिए लिया कि बस थोड़ी हो जाए हाँ बट मतलब। स्कूल में तो एग्जाम दोगे तो वो तो करोगे ना, मैंने मार्क्स तो लानी है। सर एडिशनल सब्जेक्ट है ना, तो पास पास ही होना सिर्फ। अच्छा, आप लोगों का काउंट नहीं होगा, नहीं बेस्ट में काउंट होता है ये? नो सर, सर एडिशनल में 4 काउंट। होते हैं बेस्ट, तो 4 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश हो गए ना। अच्छा अच्छा, और नीट में क्या मांगते हैं? नीट में 3 मांग रहे हैं, क्या मांगते हैं? सर 3 विद इंग्लिश। अच्छा, कोई यानी कि बायो तो होता होगा कंपलसरी? सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो विद इंग्लिश, या फिर कोई अच्छा और सब्जेक्ट इसमें देना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। पास होना है यानी बस, फिर क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर, मुझसे तो मैथ्स हुई नहीं थी, इसलिए तो फिर बायोलॉजी मतलब नहीं इसमें आया था, बायो में। अच्छा, फिर भी आपने मैथ्स ले लिया उसके चक्कर में, फिजिक्स के चक्कर में? हाँ सर, वैसे क्या स्कूल में साइकोलॉजी ना, मतलब बायो के साथ या साइकोलॉजी लो या मैथ्स लो, साइकोलॉजी लेनी नहीं थी इसलिए फिर मैथ्स से ले ली। सर हमें तो जबरदस्ती दे दी, हमने कहा था हिंदी दे दो। अच्छा, ऐसा क्यों? सर पता नहीं, कुछ बच्चों को हिंदी दे दी, कुछ को मैथ्स दे दी। उन्होंने कहा आपने 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स ली तो आपको मैथ्स से मिलेगी। अच्छा, हाँ उनको बैलेंस करना होगा ना कि सेक्शन में इतने बच्चे मैथ्स के होने चाहिए, इतने हिंदी के होने चाहिए, बैलेंस किया होगा उन्होंने। चलो कोई बात नहीं। ट्रिग्नोमेट्री वही तरीका है, ट्रिग्नोमेट्री में ना फॉर्मूले लिख लो तो हो जाएगा, उसमें प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो जाएगा धीरे धीरे। सर मेरे साथ क्या था कि मैं प्रैक्टिस तो बहुत करता था, पर क्वेश्चन नहीं होते थे मैथ्स के जब टेस्ट और में आते थे, अच्छा, तो फिर इसलिए। चलो कोई नहीं। ये वाला क्वेश्चन हो गया जो हमने लास्ट किया था? सर वो आपने जो बताया था ना, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी होता है। हाँ, सर वो तो एनसीईआरटी में भी नॉट डिफाइंड लिखा है सर। किसको किसको डिफाइन, मैंने 1/0? सर 1/4 या कोई भी नंबर हो, वो हाँ 4/0 था उधर, तो नॉट डिफाइंड ऐसे लिखा था, नहीं, विच इज नॉट, नॉट डिफाइंड। कौन सी एनसीईआरटी आपकी क्लास में लिखा हुआ है? सर मैथ्स की एनसीईआरटी में। 11th क्लास में? यस सर, रिलेशन एंड फंक्शन नहीं, वो डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट एंड डेरिवेटिव में लिखा 1 बाय, मैंने रियल मैंने कोई नंबर है बाय डिवाइड बाय 0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा? सर लिखा आंसर आ रहा था सर 4/0 हाँ सर लिमिट्स वाले में, तो सर उसके हाँ, बाद लिखा था विच इज नॉट डिफाइंड ऐसे। उसको देखना आप धीरे धीरे, और क्वेश्चन देखना उसमें, आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, 4/0 नॉट डिफाइंड नहीं होता, इन्फिनिटी होता है। आप देखना भी और क्वेश्चन देखना, आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा उसमें क्या बोलना चाह रहा है वो। कई बार वो इसलिए लिख देता है कि उसको आगे एक्सप्लेन नहीं करना होता ज्यादा, तो उसको फिर वो छोड़ देता है वहाँ पे कि ये नॉट डिफाइंड है, छोड़ो। सर कुछ लेकिन नहीं लिखा था उसके आगे। अच्छा, तो आपने मैथ्स के क्वेश्चन वैसे कर लिए आपने, बाकी अभी जो लिमिट विमिट के क्वेश्चन किए आपने? यस सर, मैं एक्सरसाइज पे आ चुका हूँ, वो एग्जाम्पल था। अच्छा, तो आप बाकी क्वेश्चन भी देखना लिमिट के, जो आपके वो होंगे ना, क्या नाम बोलते हैं, आप 0/0 फॉर्म वाले कन्वर्ट करते हो ना आप लोग, वही तो करते हो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म या 0/0 यस फॉर्म? सर, लिमिट्स रखें जो। हाँ, लेकिन अगर 1/0 फॉर्म आएगी तो उसको कन्वर्ट करने की वो नहीं होती ना आपको, फिर वो तो आ ही जाता है। आपने, अच्छा आपने आईआईटी वाईटी के सवाल तो करो ही नहीं होंगे, उनके सवाल करोगे तो आपको क्लियर होगा कि ऐसा होता है एक्चुअली। अगर 1/0 फॉर्म आ जाए तो उसमें कन्वर्ट नहीं करना होता, फिर वो खुद ही आंसर होता है इन्फिनिटी। सर वैसे ऐसा कुछ आंसर लिखना तो नहीं होता ना, नॉट डिफाइंड है या कुछ ऐसा है, सिर्फ आंसर जो आ रहा है। हाँ हाँ, आप लिख दो 1/0 नॉट, नहीं नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी तो लिखना पड़ेगा वहाँ पे। अब आपके टीचर से पूछो स्कूल में क्या लिखते हैं वो लोग, जो स्कूल में वो लिखते हैं वही लिखना। अगर नॉट डिफाइंड लिखते हैं नॉट डिफाइंड लिखना। ओके सर। ओके, लेकिन वो होता इन्फिनिटी है, ठीक है। इसको जो है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन हो गया, सबका आंसर कितना है इसका, आ गया आंसर? सर आ गया। क्या आया? 20.2 ही आया। 20.2, ओके। अच्छा मैंने आंसर बता दिया ना आपको, हाँ ठीक है।
20.2 आएगा इसका, ठीक है। तो ये सब लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 20.2 आ जाएगा। ओके, चलिए, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके कि वेपर को डाल दिया वाटर में या आइस को वाटर में, तो सब ये देख लेना कि एक लेटेंट बार हीट, आप ये बता दो ये। लेटेंट हीट वाला केस ना रहो। अच्छा बताए तो मैं उसमें देख लेना उसकी लेटेंट हीट वाला अगर केस आ रहा होगा तो फिर वहाँ पे MS डेल्टा टी यूज नहीं होगा, वहाँ पे फिर ML भी लगाना पड़ेगा, पहले वो चेक करना पड़ेगा आपको। ये वाले क्वेश्चन में ABC थे 12, 19, 28, 12, 19 और 28 पे, और क्या बोल रहा है ये, A और B 16 हुए, B और C 23, A और B 16, B और C 23। तो इनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो 16 होता है और इनको जोड़ता हूँ तो 23 होता है ना। अब देखो क्या करेंगे, पहले A एंड B का केस लेते हैं। A और B को जब जोड़ेंगे तो A और B में जो हीट लॉस और हीट गेन देखेंगे तो A और B में इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये हीट लॉस करेगा। तो वी कैन राइट इसका मास मान लो MB है, MB इंटू SB, M साइज सेम दिया हुआ है तीनों का, इक्वल मास, तो M तो सेम ही है। MB SB इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी इसका जो आएगा कितना आएगा 19 माइनस 16 इक्वल टू होगा MA SA 19, सॉरी फाइनल टेम्परेचर 16 माइनस 12। आपने जब 19 वाले को और 12 वाले को मिक्स किया लिक्विड को तो फाइनल टेम्परेचर हमारा हुआ 16। तो इसका टेम्परेचर 19 से घट के 16 हुआ तो हमने लिखा 19 माइनस 16, इसका 12 से बढ़ के 16 हुआ तो हमने लिखा 16 माइनस 12, ठीक है। M सेम है आपका, M कट जाएगा तो यहाँ पे SB और SA में रिलेशन आ जाएगा। ऐसे ही जब B और C को मिलाओगे तो वहां पे उसका आ जाएगा, M तो सेम ही है। SB इंटू B और C को मिलाएं तो 23 माइनस 4/5 आएगा, 4/5 HP। ओके, अच्छा 5 आ जाएगा यहाँ पे ना, तो ये आपका 28 माइनस 23 आ रहा होगा, तो ये 4 आ गया इक्वल टू 5 SC। तो एक मेरा ये बन गया इक्वेशन और एक मेरा ये बन गया। इनको सॉल्व कर लोगे तो रिलेशन आ जाएगा। अब आपको किसको मिक्स करना था, तुमको A और C को मिक्स करना था, तो A और C को मिक्स करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, MSA डेल्टा टी, A का टेम्परेचर है T से बढ़ के 12 हो जाएगा, सॉरी 12 से बढ़ के T हो जाएगा, और C का टेम्परेचर 28 से घट के T हो जाएगा मान लो, तो टेम्परेचर T मान लो, इसको इक्वेट कर लो। अब यहाँ पे SA और SC को रेशो में पुट कर दोगे, यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा, SA हमारा बन रहा है 3/4 SB और यहाँ पे SC बन रहा है मेरा 4/5 ऑफ SC। तो यह वैल्यू पुट कर दो, SA की हो जाएगी 3/4 SB और इसकी हो जाएगी 4/5 SC, सॉरी SB। 4/5। तो दोनों मैंने B के टर्म में कर लिए, इनको काट लो, अब सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। यस सर। सर ये टेम्परेचर का बता देना हमें। कौन सा वाला, ये वाला लास्ट वाला? नहीं सर, ऊपर से ही टेम्परेचर कैसे डिफरेंस है? देखो हमने जब A और B को मिलाया तो A का टेम्परेचर था 12, B का था 19, है ना, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, और दोनों को मिला के कितना आ रहा था 16। तो इसका टेम्परेचर 12 से बढ़ के 16 हुआ, इसका 19 से घट के 16 हुआ। तो इसने जो हीट लूज करी B वाले ने वो कितनी करी, MS इंटू इसका टेम्परेचर डिफरेंस 19 माइनस 16, ठीक। ऐसे जब मैं A के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 16 माइनस 12 M, तो इसका हीट Okay. लॉस हीट गेन, ठीक है, ऐसे इक्वेट किया तो तीनों ये सर समझ। ओके, तीनों इक्वेशन हमारी ऐसी बनेगी, ठीक है। तीनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैलोरीमेट्री में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर सकते हैं, आई होप क्वेश्चंस के। अभी मैं असाइनमेंट डलवा दूंगा उसमें, तो और भी क्वेश्चन होंगे, वो भी देख लेना एक बार। आप लोगों ने वर्क एनर्जी पावर किया किसी ने असाइनमेंट? DPP? सभी बैच को तो पढ़ाया ही नहीं है। अच्छा, A वालों ने?
ट्राई किया किसी ने? नहीं किया? आज सर की है। किया था? यस सर। तो उसमें गलतियां थी ना काफी सारी, उसमें आंसर गलत थे। मुझे अभी 2-3 दिन पहले बताया दूसरे बैच के स्टूडेंट ने। सर 20.2 आ रहा है इसका। हाँ 20.2। तो दूसरे बैच के स्टूडेंट ने बताया कि उसमें आंसर गलत थे कुछ, उसमें एक्चुअली आंसर की ना शिफ्ट हो गई थी एक उससे क्वेश्चन से, तो काफी आंसर गलत हो गए थे। अब हमने ठीक करा दिए वो, तो अगर कोई कर रहा है तो कर सकता है। बाकी तो सही है असाइनमेंट, उसी में गड़बड़ हो गई थी बस, वर्क एनर्जी पावर में। 20.2 आएगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, आगे चलते हैं। तो ये हमने अब तक जो टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया, और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हमारी हीट का फ्लो होगा, तो हीट का जो फ्लो होगा वो कैलोरीमेट्री में कवर हो गया। अब आते हैं हीट का फ्लो, और जो हीट के फ्लो के तरीके क्या हैं, हीट कैसे कैसे फ्लो करता है ना। कितना फ्लो करता है वो तो हमने निकाल लिया, कैसे फ्लो करता है वो देखते हैं हम। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। तो ये हमारे जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होते हैं, 3 तरीके से हो सकते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन जो होता है, कंडक्शन का मतलब कि आपने मान लो कोई रॉड है, उसका एक सिरा गर्म किया तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, और धीरे धीरे आप देखोगे कि पूरी रॉड का टेम्परेचर बढ़ गया, हर जगह टेम्परेचर हमारा बढ़ गया। तो हुआ क्या, रॉड का ये वाला पार्ट गर्म हुआ तो यहाँ के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगे, उन्होंने फिर दूसरे मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कराया, उन्होंने आगे वालों को कराया। तो इसमें कोई मटेरियल का ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई मटेरियल का ट्रांसफर नहीं हुआ। विदाउट ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल आपकी पूरी रॉड गर्म हो गई, तो ये कंडक्शन है। तो ये मेनली जो होता है, इट हैपन्स इन सॉलिड। वैसे तो तीनों में हो सकता है, तो मेनली हम लेकिन इसे लिखते हैं सॉलिड में। वो तो तीनों में सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये कंडक्शन है। कन्वेक्शन मतलब आपने किसी बीकर में पानी लिया, आपने नीचे से गर्म किया, जब गर्म करोगे नीचे वाला पानी गर्म हो जाएगा तो वो ऊपर आ जाएगा, और ठंडा पानी नीचे चला जाएगा, वो भारी होगा, फिर और गर्म होगा, तो ये सर्कुलेशन चलता रहेगा ऐसे बार बार। तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। सर कंडक्शन फिर से बता दो। एक मिनट, कन्वेक्शन सुन लो पहले, नहीं तो फिर कन्वेक्शन भूल जाओगे। कन्वेक्शन में क्या होता है, आपका सर्कुलेशन जो होता है लिक्विड का, ऊपर से नीचे होता रहता है बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस। आपने जब पानी गर्म किया तो ये पानी गर्म हो गया, तो डेंसिटी कम हो गई, तो ये ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर भारी पानी होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो नीचे आ जाएगा। तो ऐसे करके आपका लिक्विड फ्लो होगा। तो गर्म पानी ऊपर चला गया, ठंडा नीचे आ गया, तो पूरी बॉडी धीरे धीरे क्या होगी, गर्म हो जाएगी। दिस इज कन्वेक्शन। तो ये किस में होगा, मेनली इन लिक्विड एंड गैसेस, यानी फ्लूइड्स। तो वहां पे मेनली कन्वेक्शन होगा। दैट इज इन फ्लूइड्स, ठीक है। कंडक्शन बताऊं दोबारा। यस सर। कंडक्शन का मतलब है कि भाई आपने आयरन की रॉड ली और उसको एक साइड से गर्म किया, तो एक साइड से गर्म करोगे तो क्या होगा, पूरी रॉड गर्म हो जाती है ना थोड़ी देर बाद। यस सर। तो उसमें क्या हुआ भाई, यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सर्कुलेशन हो रहा था, पानी यहाँ का यहाँ जा रहा था, ऊपर नीचे। यहाँ कोई ऐसा हुआ क्या कंडक्शन में? नो सर। नहीं हुआ। कंडक्शन में क्या हुआ, केवल एक आपने जब हीट किया तो यहाँ के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगे, जो आयरन के मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पे वाइब्रेट करने लगेंगे।
फिर वो अगले मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करेंगे, उसको हिट करेंगे बार बार, फिर अगला वाइब्रेट होने लगेगा, फिर अगला होने लगेगा, फिर अगला, तो ऐसे करते करते पूरी रॉड के मॉलिक्यूल विल कीप ऑन वाइब्रेटिंग। एक्चुअली जो टेम्परेचर है वो क्यों होता है आपका फीलिंग, इसलिए तो आता है कि बॉडी के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, उसी से टेम्परेचर की फीलिंग आती है। तो ये बार बार जब वो करने लगेंगे, दूसरे को हिट करने लगेंगे, तो सारे मॉलिक्यूल वाइब्रेशन में आ जाएंगे, तो आपकी रॉड पूरी गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी रॉड? गर्म। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो रही है ना इसमें? हाँ, बोल सकते हैं कि हीट हमारी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो रही है। ओके। अच्छा, ठीक है। तो ये हमारा होता है मेनली इन सॉलिड्स, कंडक्शन ये होता है इसमें। रेडिएशन के लिए तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रेडिएशन तो वैक्यूम में हो जाता है। अगर सन है आपका और वो एनर्जी छोड़ रहा है और उसको अर्थ पे आनी है, तो बीच में तो वैक्यूम है, एटमॉस्फेयर तो आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा, एटमॉस्फेयर आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेडिएशन आ रहे हैं, दे आर कमिंग इन द वैक्यूम। तो ये वैक्यूम में भी हो सकता है, दिस इज द केस ऑफ रेडिएशन। सर सिर्फ वैक्यूम में होगा या फिर वैसे? मेनली वैक्यूम में होता है, लेकिन हो तो कहीं भी सकता है। अगर यहाँ पानी में आप नीचे कुछ ऐसा कुछ कर दोगे तो यहाँ भी रेडिएशन हो जाएगा। पॉसिबल इवन इन वैक्यूम। तो ये 3 मोड हमारे होते हैं, ठीक है। ये हमारे 3 मोड हैं, 3 हमें पढ़ने हैं। अ, हम्म ओके। तो इसमें जो बेसिकली आपको पढ़ना है वो कंडक्शन और रेडिएशन पढ़ना है, ठीक है। कन्वेक्शन तो कोई ज़्यादा आपका है नहीं सिलेबस में, या उसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं मैंने, उसमें कुछ है नहीं। मेनली कंडक्शन और रेडिएशन पढ़ना है हमें। तो कंडक्शन जो है मेनली सॉलिड में होता है, पहले हमें सॉलिड वाला देखना है और फिर हमें देखना है रेडिएशन वाला। तो पहले हम कंडक्शन देखते हैं, सॉलिड में कैसे कैसे होता है, उसमें हम क्या क्या फैक्टर लेते हैं। तो क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है, हीट ज़्यादा फ्लो कर रही है या कम फ्लो कर रही है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कंडक्शन से शुरू करें। कंडक्शन, देखो कंडक्शन में क्या होता है, हीट मान लो रॉड में आपने एक उसका कोई, आपने हीट दी रॉड को सपोज, ठीक है, तो उसमें हीट फ्लो करेगी, ठीक है, उसमें क्या होगा, हीट फ्लो करेगी। सर यस। रेडिएशन में मेनली इन गैसेस या ऐसे कुछ बोलते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलते, लेकिन हम जो कंसिडर करते हैं केसेस वो मेनली वैक्यूम के कंसिडर करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने रेडिएशन बाकी जगह नहीं होता, लेकिन हम वैक्यूम में ही कंसिडर करते हैं यूजुअली, सन के जो रेडिएशन आ रहे हैं वो सब, है ना। सर मेनली इसीलिए लिखा हुआ है ना कि और भी कुछ जगह हो सकता है। हाँ हो सकता है। कन्वेक्शन तो जो है इसी में होगा मेनली, फ्लूइड में, क्योंकि सॉलिड में तो बहुत कम होगा कन्वेक्शन, होगा भी वो मेल्ट हुआ भी और ऐसा कुछ चला तो बहुत नेग्लिजिबल होगा कुछ। और कंडक्शन जो है, कंडक्शन तीनों में हो सकता है। अगर लिक्विड जो है मान लो आपका गर्म हो रहा है तो कन्वेक्शन से भी हो सकता है और थोड़ा थोड़ा कंडक्शन से भी हो सकता है, लेकिन कंडक्शन बहुत कम होगा, मेनली कन्वेक्शन होगा, ठीक है। यस सर। ओके। आपने वो पढ़ा होगा ना भाई, क्या आपकी जो एयर गर्म होती है कैसे कैसे होती है, ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा आपने, ज्योग्राफी में 10th में। तो एयर गर्म तो ऐसी होती है, पहले अर्थ गर्म होता है, फिर उससे एयर गर्म होती है, फिर गर्म एयर ऊपर उठ जाती है, तो वहाँ पे लो प्रेशर का वो बन जाता है एरिया, फिर सराउंडिंग की एयर आके वहाँ पे आती है,
तो वो सब जो है क्या है, कन्वेक्शन है। वो कन्वेक्शन के कारण एयर आपका फ्लो बन रहा है। कन्वेक्शन नहीं होगा तो फिर एयर का फ्लो रुक जाएगा पूरा। चलिए, तो कंडक्शन समझ लेते हैं पहले। कंडक्शन में देखो, एक रॉड है, रॉड मेटल की बनी हुई है, तो हर मेटल की अपनी एक प्रॉपर्टी होगी। कोई मेटल जो है हीट को ज्यादा फ्लो कराता होगा, कोई कम कराता होगा, है ना। तो कोई मेटल अच्छा कंडक्टर होगा, कोई बैड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे। तो उनकी एक प्रॉपर्टी होगी मटेरियल की। मटेरियल के अलावा जो हीट का फ्लो है वो किस पे डिपेंड कर सकता है? वो डिपेंड कर सकता है कि आपने कितना टेम्परेचर बना रखा है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना लगाया आपने एक साइड को। मैंने अपने टेम्परेचर यहाँ पे हाई कर दिया बहुत ज्यादा, तो टेम्परेचर यहाँ पे डिफरेंस कितना है उस पर डिपेंड कर सकता है ना। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो हीट फ्लो क्या होगा, ज्यादा या कम? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज्यादा हुआ। अच्छा, मान लो सेम टेम्परेचर डिफरेंस है लेकिन रॉड बहुत लंबी लगा दी आपने। भाई यहाँ पे टेम्परेचर मान लो 100 है, यहाँ पे 200 है, कम होगा सर कंडक्ट। और एक केस में ये है 200, तो कहाँ ज्यादा होगा? पहले केस में, दूसरे केस में? सर पहले केस में। पहले केस में कंडक्शन ज्यादा होगा। अच्छा, मान लो रॉड दोनों सेम है लेंथ, लेकिन एक रॉड ऐसी है और एक रॉड ऐसी है, एरिया ज्यादा है, हीट ऐसे फ्लो करेगी ना। सर पहले केस में ज्यादा होगा। कहाँ पे इजिली होगा हीट कंडक्शन? ऐसे सर या उल्टा करेगी, सॉरी, 200 यहाँ पे और 100 यहाँ पे। सर उल्टा। मतलब दूसरे वाले में इजी होगा ऐसे तो। दूसरे वाले में इजी होगा, यहाँ पे इसमें इजी था, यहाँ पे यस सर, इसमें। बट जल्दी गर्म तो हमारी पहली वाली हो जाएगी ना। हाँ, जल्दी गर्म तो एक अलग चीज है, वो तो डिपेंड करेगा कि आपका मटेरियल कितना है, उसका मास कितना है। लेकिन इजीली हीट फ्लो कहाँ पे करेगा? सर सर दोस्तों सेकंड वाले में। सॉरी, सर यहाँ पे 200 और 100 क्या लिखा हुआ है ये साइड साइड में? टेम्परेचर। हंड्रेड केल्विन मान लो ऐसा है, ठीक है। या डिग्री सेल्सियस ले लो, केल्विन ले लो, कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे करेगा, यानी आपका जो हीट का फ्लो है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। सर पीछे वाली साइड कर दीजिए। यस सर, हो गया। ओके, मैं कह रहा था कि जो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी है प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? एरिया के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। जितनी ज्यादा बड़ी लेंथ होगी उतना हीट का फ्लो धीरे धीरे होगा, और जितना ज्यादा एरिया होगा उतना हीट का फ्लो ज्यादा होगा। तीसरा, जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा हीट का फ्लो उतना ज्यादा होगा। हीट का फ्लो क्या होगा? उतना ज्यादा। सर यस। सर एक बार एरिया वाला बताइए ना। एरिया वाला मैं कह रहा था कि भाई मान लो ये एक रॉड है और आपने ये मेंटेन कर दी यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस पे सपोज, और यहाँ पे है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ से हीट फ्लो कर रही है। मान लो आपको पानी को गर्म करना है एक, और आप पानी को ऐसे गर्म कर रहे हो इस रॉड से, इसको आपने मेंटेन किया हुआ यहाँ पे 200 पे, और यहाँ पे 100 पे है पानी, तो ये 100 पे मेंटेन हो रखी है यहाँ पे। और एक केस में आप पानी को ऐसे गर्म करना चाह रहे हो, तो कहाँ पे हीट का फ्लो ज्यादा होगा? हीट का फ्लो ऐसे होगा ना, कहाँ पे ज्यादा होगा? सर फर्स्ट वाले। सेकंड वाले में होना चाहिए। अच्छा, Second- फर्स्ट वाले में होगा सर। फर्स्ट वाले में होगा, सही है। हाँ, समझ आ गया। फर्स्ट वाले में ज्यादा होगा ना, क्योंकि एरिया ज्यादा है वहाँ पे। फर्स्ट वाले में ज्यादा हीट फ्लो करेगी, आराम से कर सकती है यहाँ पे हीट फ्लो, है ना। इसको मान लो आप वायर बना दो बिल्कुल ही, अब क्या होगा? अब होगा हीट कितना, बहुत कम फ्लो होगा हीट का। अब पानी गर्म करो, टाइम लग जाएगा ना बहुत ज्यादा। सर, यस।
ये मतलब ज़्यादा एरिया वाले में हीट फ्लो जल्दी होगा, तो इसका मतलब जैसे जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो जल्दी इक्वल हो जाएगा, मतलब 200 से कम और 100 से ज़्यादा हो जाएगा, वो जल्दी हो जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस आपने जो पूछा ना, उसमें मेरे को थोड़ा सा और डीप में बताना पड़ेगा आपको, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, वो कर सकता है मेंटेन, मैंने जल्दी कोशिश करेगा कि जल्दी हो, लेकिन हो नहीं पाएगा। अभी आपको बताता हूँ क्या होता है एक्चुअली उस केस में, है ना, अभी बताता हूँ आपको। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए, मेरा नेटवर्क लॉस्ट हो गया था। अच्छा, ओके। हो गया नोट? यस सर। ओके। तो देखो 3 फैक्टर आया मेरा, एरिया, लेंथ और टेम्परेचर। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी जो आएगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी जो आएगा वो आपका आता है proportional to, we can write area डेल्टा टी बाय एल, ऐसे आएगा। और अगर मैं इसको हटा दूं प्रोपोर्शनल का साइन, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डेल्टा क्यू बाय डेल्टा, ये टाइम है, ठीक है, ये टाइम है, ये टेम्परेचर है, मिक्स मत कर देना दोनों को, इक्वल टू के टाइम्स ए डेल्टा टी बाय एल। अब यहाँ पे के क्या है? के यहाँ पे है थर्मल कंडक्टिविटी। के को क्या बोलते हैं हम? थर्मल कंडक्टिविटी। ये मटेरियल पे डिपेंड करेगी, आपका मटेरियल क्या है, स्टील है, कॉपर है, तो सबकी अपनी थर्मल कंडक्टिविटी होती है। सीमेंट की है ना, या आपकी कंक्रीट है उसकी अलग होती है, वुडन की अलग होती है। तो जब हम ऐसा कोई डिजाइन करते हैं तो हम चेक करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी कितनी कितनी है। डेल्टा टी बाय एल, ये क्या है? एक दिन आप बता रहे थे ना, डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स क्या था? वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना हाई है, जितना हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा उतना तेजी से हीट फ्लो करेगी। और ए आपका जो है एरिया है। कौन सा एरिया? एरिया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ हीट, बिल्कुल क्रॉस सेक्शन एरिया, फ्लो ऑफ हीट। ठीक है। ओके, क्लियर सबको? सर ये एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ हीट, सर हीट का भी अपना मतलब फ्लो होता है क्या? बिल्कुल, हीट तो फ्लो करती है ना, जो आपकी हीट तो फ्लो कर रही है यहाँ पे। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी क्या है? रेट तो ऑफ फ्लो ऑफ मतलब ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन डायरेक्शन। होगी। हाँ होती है, अभी डिस्कस करते हैं, डायरेक्शन होगी बिल्कुल। ओके सर। अभी क्वेश्चन भी आप करोगे उसमें भी आ जाएगा, मैं आपको बता भी देता हूँ अभी क्या होता है। कर लिया नोट? यस सर, हो गया सर। कंडक्टिविटी का मेरे को ख्याल है डायमेंशन यूनिट वगैरह लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, तो कर लोगे इतना तो? यस सर। यस हाँ, सर। बार बार लिखा रहता है किताबों में, लेकिन मेरे को लगता है इतना तो आपको निकाल लेना चाहिए। पेपर में भी आएगा, पेपर में कौन सा आप याद करके जाओगे, वहां पे निकालोगे ही। अच्छा। सर यूनिट बता दीजिए, डायमेंशन हम खुद लिख लेंगे। क्यों? यूनिट बताओ क्या होनी चाहिए यूनिट? देखो ये हीट है, हीट बाय टाइम है, तो क्या हो सर गया ये? ऐसा ही पूछ रहा हूँ। मीटर पर सेकंड। पावर हो गया ये, बाय वर्क डन बाय पर यूनिट टाइम। एनर्जी यस का सर, वर्क होता है पावर, तो वॉट आ गया। और ये क्या हो जाएगा आपका? मीटर स्क्वायर, ये मीटर है तो ये मीटर आ गया ऊपर, तो वॉट पर मीटर डिवाइड बाय पर केल्विन, वॉट पर मीटर पर केल्विन। इसका जो यूनिट है
वॉट पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। सीजीएस आएगा तो कैलोरी आ जाएगा, कैलोरी में आ जाएगा। सर ये ऐसा ही है ना? ये ऐसा ही है। सर जो लेंथ है उसका नहीं आएगा कोई? लेंथ आ तो गया, ये एरिया मीटर स्क्वायर में था ना, 1 मीटर कट गया ना, उससे एक लेंथ कट गई। ओके। सीजीएस देखो क्या आएगी इसकी, सीजीएस अगर लिखोगे, सीजीएस इसकी आएगी किताब में जो लिखी है, कैलोरी पर सेकंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। क्योंकि यहाँ पे हीट, आप ये हीट है तो हीट को पर यूनिट टाइम लोगे तो यहाँ पे जूल तो है नहीं है, जूल पर यूनिट टाइम होता था पावर उसको वॉट लिखते हैं, लेकिन ये कैलोरी पर यूनिट टाइम हो जाएगा, तो कैलोरी बाय सेकंड आ जाएगा वॉट की जगह पे, और मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, और केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। सर ये इसकी ऐसा ही यूनिट है, कैलोरी पर सेकंड पर सेंटीमीटर पर? नहीं नहीं, ये तो सीजीएस है। यस सर, मैं वही कह रहा हूँ। सीजीएस, दिस इज एसआई। सर उसमें तो सर जूल पर सेकंड आएगा ना वॉट की जगह? हाँ, या तो जूल पर सेकंड लिख दो। यस सर। ओके, चलिए। अच्छा, अब जो क्वेश्चन अभी पूछा था, किसने, सानवी ने पूछा था मेरे ख्याल से, यस सर। उसको क्लियर कर देता हूँ मैं। और एक चीज और बता देता हूँ आपको, देखो एक चीज समझो यहाँ पे, आपने रॉड को गर्म किया और यहाँ पे टेम्परेचर 200 है, ठीक है, और हीट फ्लो कर रही है। जब हीट फ्लो करेगी तो पूरी रॉड गर्म होगी, तो कुछ रेडिएशन यहाँ से भी होंगे, कुछ यहाँ से होंगे, ऐसे होगा ना, कुछ यहाँ से होंगे। अब हम क्या करते हैं, जो हम अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग वन डायमेंशन फ्लो मानते हैं, मान लो पहले रॉड में, तो हम ये मानते हैं कि हीट जो भी फ्लो हो रही है इधर को हो रही है, और इसमें रेडिएशन का लॉस इधर से नहीं हो रहा, जो भी लॉस हो रहा है सारा यहाँ से हो रहा है, ठीक है। यहाँ से कोई रेडिएशन हम नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो भी हीट का फ्लो हो रहा है यहाँ से हो रहा है, यानी dq/dt जो आ रहा है मेरा, वो सेम आ रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ कम हो गया। अगर यहाँ से कोई रेडिएशन बाहर निकलते तो मेरा यहाँ dq/dt ज़्यादा होता, यहाँ कम हो जाता धीरे धीरे आते आते, तो हम ये मानते हैं सेम है। अब देखो यहाँ पे है क्या, इनिशियल अगर मैं कंडीशन देखूँ, मान लो कंडीशन ये थी मेरी कि ये 200 था और ये वाला मान लो 100 था, ठीक है, ये कंडीशन थी। अब हीट आई, तो हीट आने के कारण टेम्परेचर बढ़ा सब जगह का, इसका हो गया मान लो ऐसे कुछ कंडीशन होगी शुरू में कि 190 होगा, 180 होगा, 150 होगा कोई, और 125 होगा, फिर एक ये लास्ट वाला 100 है, ऐसी कंडीशन है। अब आप इसको और हीट दे रहे हो, क्या कर रहे हो आप, और हीट देने पे लगे हो आप, तो कंटिन्यूअसली गर्म करते जा रहे हो आप तो अब क्या होता है इस केस में, शुरू में क्या होता है बॉडी का, शुरू में यहाँ पे जो टेम्परेचर है बाहर का 25 डिग्री सेल्सियस है, और रॉड भी 25 डिग्री सेल्सियस पे है, आपने यहाँ पे गर्म किया तो ये पार्ट गर्म हो गया शुरू में, है ना। शुरू में इसका टेम्परेचर मान लो बढ़ते बढ़ते हो गया 200, उस टाइम पे अभी ये वाले पार्ट गर्म नहीं हुए, ये वाले पार्ट अभी हो सकता है कि ये वाले पार्ट अभी जो है कुछ कम हो, मान लो ये हो सकता है कि ये 150 पे है और ये कम है, ये 125 है, मान लो, या 80 है, और ये ऐसे है, तो पहले ऐसे है, आपने और हीट दी तो और गर्म हुआ, और गर्म हुआ, तो जैसे जैसे गर्म होता जाएगा यहाँ से क्या होगा, रेडिएशन का स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितना ये पार्ट गर्म होगा ज्यादा, उतना ज्यादा रेडिएशन छोड़ेगा। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जितनी हीट यहाँ से आ रही है उतनी हीट ये रेडिएट भी होने लगेगी यहाँ से, जितनी हीट यहाँ से आ रही है, हीट तो हमने कांस्टेंट मानी है, जो यहाँ से आ रही है वो ये है, वो ये है, वो ये है, क्योंकि मैंने यहाँ रेडिएशन तो माने नहीं है वाले। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो हीट यहाँ से आ रही है उतनी हीट यहाँ से निकल रही है। अब क्या हुआ, मान लो रॉड ने एक टेम्परेचर मेंटेन कर लिया, कौन सा वाला, ये वाला 200, 190, 150, 125, 100। अब जो भी हीट यहाँ पे आ रही है उतनी हीट यहाँ से आगे जा रही है, उतनी यहाँ से आगे जा रही है, उतनी यहाँ से आगे जा रही है, उतनी बाहर निकल रही है। तो किसी भी एक एलिमेंट अगर मैं मानूं तो उस पर लेफ्ट हैंड साइड से जो हीट आ रही है, राइट हैंड साइड से उतनी हीट बाहर भी निकल रही है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, उसका टेम्परेचर अब कांस्टेंट मेंटेन हो जाएगा। वो 200 तो नहीं होगा, ये तो श्योर है,
ना वो 100 होगा, उसके बीच में होगा, लेकिन होगा कांस्टेंट, टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि रॉड ने क्या करा, इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेंड कर ली, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, इसको समझ में नहीं आया एक बार दोबारा समझ लो। शुरू में रॉड हमारी, ये तो मान गया, हमें एजम्पशन तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने एजम्पशन क्या माना है, हमने माना कि हीट फ्लो ऐसे हो रहा है, सारा लॉस जो भी हो रहा है वो यहां से हो रहा है, इस साइड से कोई लॉस नहीं हो रहा। ओके, अब देखो ऐसे यूजुअली होगा, लेकिन हमने माना कि नहीं होगा। अब इक्विलिब्रियम हुआ क्या कि रॉड पहले जब आपने गर्म करना शुरू किया तो पूरी रॉड 25 डिग्री सेल्सियस पे थी, पूरी रॉड, ये भी और ये भी। अब आपने गर्म करना शुरू किया, तो आपने यहां से गर्म किया, बर्नर लगाया, आपने गर्म किया, तो रॉड गर्म होना शुरू होगी, तो बगल वाले पार्ट को गर्म करेगी, गर्म करेगी। तो हो सकता है ये वाला फाइनली एक टेम्परेचर मेंटेन कर ले 200 डिग्री, लेकिन इसको रॉड को थोड़ा टाइम लगेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इस पार्ट का ही बढ़ेगा, इसका ही बढ़ेगा, तीनों का टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ते 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 कंडीशन आ जाएगी, एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि इनका टेम्परेचर मान लो ये हो गया। अब क्या होगा इस केस में, इस केस में जो भी हीट यहां से रेडिएशन लॉस हो रहे हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे, जो हीट यहां से आ रही है। तो जितनी हीट आ रही है उतनी इस रॉड से बाहर भी जा रही है। तो इस केस में क्या होगा कि पूरा जो रॉड है उसके हर एलिमेंट को जितनी हीट मिल रही है उतनी वो लूज भी कर रहा है। तो अब इसका टेम्परेचर मेंटेन हो गया। पहले क्या हो रहा था, हीट आ ज्यादा रही थी, लूज कम कर रहा था, तो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब वो लूज भी उतनी कर रहा है जितनी की वो गेन कर रहा है। तो अब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट एक मेंटेन हो जाएगा। तो टाइम के साथ आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप रॉड में थर्मामीटर लगाएं, यहाँ पे अगर आप थर्मामीटर लगाएंगे और उनकी रीडिंग लोगे थर्मामीटर की, डिफरेंट थर्मामीटर की रीडिंग, तो आप ये देखोगे कि टेम्परेचर आपका लेंथ के साथ घट रहा है ना। टाइम के साथ तो कांस्टेंट है, लेकिन लेंथ के साथ घट रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर 200 है, तो वो कुछ ऐसी रीडिंग शो करेगा आपकी थर्मामीटर। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। ये क्लियर हुआ? यस सर। डिक्रीजिंग बट स्टडी, लेकिन वो स्टडी है। स्टडी कब मानते हैं हम लोग, जब टाइम के साथ कोई चीज चेंज ना हो। स्टडी फ्लो देखा था हमने, तो टाइम के साथ ही चेंज नहीं होगा, बस ये जितना हो गया उतना हो गया। अब ये 200 रहेगा हमेशा, 190 रहेगा, 150 रहेगा, जब तक आप बर्नर लगा के रखोगे। तो स्टडी है बट इसके साथ डिक्रीज कर रहा है। यस, कोई डाउट पूछ रहे थे? सर जो फर्स्ट वाले केस में जो रेडिएशन एक साइड से निकल रही है, सर उसमें प्रैक्टिकली ऐसा तो नहीं होगा ना कि दोनों साइड से कभी निकले ही ना हो। हाँ, प्रैक्टिकली तो निकलेगी, प्रैक्टिकल तो ऐसे निकलेगी ना हीट। प्रैक्टिकली होता क्या है, प्रैक्टिकली होता क्या है कि जब आप ऐसे हीट फ्लो कराना होता है ना आपको, तो यहाँ पे आप रबर की कोटिंग लगा देते हो, रबर वगैरह की कोटिंग कर देते हो यहाँ पे। तो जो हीट फ्लो करती है मेजरली ऐसे फ्लो करती है फिर, इसलिए हम लोग ये केस मानते हैं। ठीक है, ओके सर। सर अगर ये बर्नर वाला नहीं होता, मतलब अगर हमने एक कॉर्नर को एकदम हीट करके उसके बाद फिर वो हटा दिया है बर्नर, तो उसके बाद ऐसा होगा ना कि पूरी रॉड का टेम्परेचर सेम हो जाएगा? नहीं सेम तो नहीं होगा। अगर आपने गर्म करके हटा दिया, मान लो यहाँ पे आपने गर्म कर दिया अपना पोर्शन और आपने हाँ। छोड़ दिया, तो अब हीट फ्लो होना शुरू हो जाएगा यहाँ से। तो हीट फ्लो जब होगा तो अब होगा क्या कि हीट जो आ रही, इसको जब हीट मिलेगी इस एलिमेंट को, मान लो कुछ हीट आगे ट्रांसफर कर देगा, कुछ अपने गर्म करने में यूज करेगा। ठीक है, अब हीट का क्या होगा, ऐसे फ्लो जब होगा तो सारे एलिमेंट गर्म होंगे धीरे धीरे, तो यहाँ का टेम्परेचर घटना शुरू हो जाएगा, यहाँ का बढ़ना शुरू हो जाएगा, यस सर। और यहाँ का भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, यहाँ का बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ का जो बढ़ेगा वो कहाँ से बढ़ेगा, जो हीट यहाँ से आ रही है, और यहाँ का जो बढ़ रहा है वो पीछे से हीट आ रही है उससे बढ़ रहा है। तो शुरू में क्या होगा, यहाँ ज्यादा हीट आएगी क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा। बाद में यहाँ पे हीट, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा आपका और ये कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर गैप कम हो जाएगा। मान लो पहले टेम्परेचर यहाँ पे 200, यहाँ पे 25 है, तो गैप 170 का है, 175 का गैप है। अब यहाँ का टेम्परेचर बढ़ के 50 हो गया, यहाँ का घट के 150 हो गया, तो गैप कम हो गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट कम हो गया आपका। तो इसके साथ टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो हीट धीरे फ्लो करने लग जाएगी। फिर ऐसे आगे भी होगा, तो कंडीशन पे डिपेंड करता है
कि कंडीशन कहाँ पे क्या है, तो हीट फ्लो सर आपका जब तक डिफरेंट होगा। equilibrium नहीं आ जाएगा तब तक होता रहेगा। इक्विलिब्रियम ये आएगा नहीं, क्योंकि साथ में ये हीट यहाँ से रेडिएट भी करते जा रहा है ना, तो इसके इक्विलिब्रियम आने बहुत डिफिकल्ट चांस है, क्योंकि इसको हीट मिल नहीं रही ना, इसको जो एलिमेंट है वो फिक्स है यहाँ पे, उसमें तो एनर्जी फिक्स है, इसमें मान लो 500 जूल एनर्जी है। अब 500 जूल एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट जब तक होगी तब तक तो एनर्जी खत्म ही हो जाएगी रेडिएट वगैरह होके। तो सर हम इतनी ज्यादा दे लेकिन दें कि जो भी लास्ट में तो यही रिजल्ट निकलना चाहिए ना कि पूरी रॉड का टेम्परेचर तो सेम हो जाए कम से कम, चाहे मतलब कम हो वो टेम्परेचर क्योंकि हीट बहुत रेडिएट हो गई, लेकिन सेम तो होना चाहिए। टेम्परेचर सेम होना चाहिए, सेम 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 टेम्परेचर। आई डोंट थिंक कि सेम हो सकता है, क्योंकि सेम होने का मतलब है कि आप बोल रहे हो कि हीट का फ्लो माने हीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सब जगह, जो एक्स्ट्रा हीट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सब जगह, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट सब जगह सेम टेम्परेचर। क्योंकि ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, ग्रेडियंट कहाँ पे कितना मेंटेन होगा। अगर ग्रेडियंट मान लो यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे हीट का फ्लो ज़्यादा होगा। आप बोल रहे हो कि टेम्परेचर सेम का मतलब कि हीट का फ्लो ही नहीं हो रहा है यहाँ से यहाँ, या फिर बराबर फ्लो हो रहा है, जितना यहाँ से आ रहा है उतना यहाँ जा रहा है। सर ऐसा हो सकता है ना, जितना आ रहा है उतना ही आगे रेडिएट हो रहा हो। जैसे ये आपने भी तो जो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखी थी उसमें हमने हीट सप्लाई करी थी एक एंड पे, तो फिर जब एक बार कांस्टेंट हो गया होगा टेम्परेचर, उसके बाद जितनी आ रही होगी उतनी हीट चली जाएगी, ऐसा। वो तब हो सकता है आप ये कह रहे हो कि ग्रेडियंट कांस्टेंट हो जाए, मेरा टेम्परेचर का ग्रेडियंट, तब पॉसिबिलिटी है वो। तो ये यूजुअली टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट हो जाए। एक्चुअली देखो यहाँ पे मान लो यहाँ से जो हीट आ रही है, सपोज यहाँ से कोई हीट मेरे पे आ रही है 25 जूल सपोज पर सेकंड शुरू में, बाद में कम हो जाएगी धीरे धीरे। अब 25 जूल आ रही है, मान लो शुरू में इक्विलिब्रियम आपने मेंटेन कर लिया, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का मतलब यहाँ से 25 जूल बाहर निकल रही है रॉड के लास्ट एंड से, ठीक है। अब 25 जूल बाहर निकल लिया, ठीक है। अब यहाँ का टेम्परेचर फिर पूरी 25 थोड़ी निकलेगी, थोड़ी सी तो टेम्परेचर चेंज करने में भी यूज होगी ना। नहीं, आपने इक्विलिब्रियम मान लिया, आपने मान लिया कि रॉड के कांस्टेंट टेम्परेचर आ गया। यस सर। तो आप क्या मान रहे हो, स्टडी मान रहे हो या फिर मान रहे हो कि धीरे धीरे कम होता जाएगा वो? शुरू में तो थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करने के लिए लगेगा, उसके बाद जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब तो इक्वली हो जाएगा। हाँ, मान लो इक्विलिब्रियम आ गया। अब अब सर जितना आएगा जब उतना चला जाएगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हीट का, मान लो उस समय आप क्या मान रहे हो, इक्विलिब्रियम है या नहीं है उस समय? उस समय हो ही Equilibrium जाएगा। है। मान रहे हो इक्विलिब्रियम, ठीक है, मान लेते हैं इक्विलिब्रियम है वहां पे, तो जितनी हीट यहाँ से आ रही है उतनी जा रही है, ठीक है। अब आप कह रहे हो टेम्परेचर रॉड का सब जगह सेम हो गया, यहाँ T1 T हो गया, ऐसे बोल रहे हो आप, ठीक है, मान लेता हूं मैं। अब यहाँ से ये हीट लूज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर तो होगा कुछ ना कुछ इसका, तो हीट लूज करेगा। अगर ये हीट लूज करेगा तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा इस वाले टी से, इस वाले पार्ट का टेम्परेचर कम हो जाएगा इस वाले टी। आगे से आ भी तो रही होगी ना। फिर ये हीट लेगा यहाँ से, आप ये कह रहे हो कि फिर हीट आती जा रही है। चलो हाँ हीट सर, कि वो दे जब तक मतलब इनिशियल पॉइंट पे जहाँ पे हमने दे रखा था पहले हीट का सोर्स, वहां से आ भी रहा है और फिर चलो उतना ही जा भी रहा है। एक्सेप्टेड। अब मान लो ये 25 जूल हीट फ्लो कर रही है, ठीक है। ये 25 जूल किस पे डिपेंड कर रहा होगा कि 25 जूल ही कर रही है यहाँ पे, इसके एरिया पे और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होगा। सराउंडिंग में जो रेडिएशन छोड़ रहा है ये, उसका टेम्परेचर कितना है, एरिया कितना, उस पर डिपेंड कर रहा होगा, राइट? यस सर। अच्छा, अब मान लो यहाँ पे जो 25 जूल हीट यहाँ से आपकी आ कहाँ से रही है, यहाँ से आ रही है फाइनली। अब जब ये कंटिन्यूसली हीट देता रहेगा तो ये तो कंटिन्यूस दे नहीं सकता ना हीट, ये कहाँ से देगा? इसका तो जैसे ही हीट देगा इसका तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। जैसे ये हीट देगा टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो हीट तो कहाँ से आएगी फिर बताओ? अगर ये हीट देता है तो टेम्परेचर इसका कम हो जाएगा, नहीं अगर ये देता है हीट तो इसका कम हो जाएगा। समझ रहे? तो इक्विलिब्रियम इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेन। बर्नर भी तो होगा। क्या होगा? बर्नर नहीं है ना, ये कह रहे हैं बर्नर नहीं है, गर्म करके रॉड को छोड़ दिया। मैं भी तो कह रहा हूँ कि बर्नर नहीं के बिना। सर, बोला तो है हीट सोर्स रखा हुआ है साथ में इनिशियल पॉइंट पे। हीट सोर्स अगर है तो फिर तो ये वाला केस हो गया ना, तो फिर मैं बोल ही रहा हूँ इक्विलिब्रियम आएगा। नहीं नहीं, मैं कह रही थी हीट सोर्स नहीं है, अगर हीट करके छोड़ दिया है तो पूरी का रॉड का टेम्परेचर सेम होएगा कि नहीं? नहीं होगा, वो
बहुत डिफिकल्ट है, नहीं, नॉट पॉसिबल, हाँ सर, तब तो नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। बर्नर भी है तो तब भी नहीं होगा, क्योंकि तब भी जो है हीट आपका ऐसा हो जाएगा, मैंने टेम्परेचर विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉइंट्स, बट हाँ स्टडी ये होगा, समझ आ गया। बट स्टडी होगा, ठीक है। चलो तो हम लोग सर अभी जो जब हीट सोर्स है तब क्यों नहीं होगा कांस्टेंट, वो नहीं समझ आया। हीट सोर्स है तो कांस्टेंट क्यों नहीं होगा? अच्छा, अगर कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का मतलब आप क्या मान रहे हो कि भाई हीट सोर्स यहाँ पे 200 डिग्री हो गया, यहाँ पे भी 200 हो गया, यहाँ पे भी 200, ये मान रहे हो? हाँ सर, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे तो फिर यहाँ पे रेडिएशन नहीं हो रहा? हो रहा है तो हीट से आ भी तो रहा है, हीट कैसे आ जितनी रहा आ है? रही है उतनी जा रही है। यहाँ तो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ही नहीं, हीट कैसे आएगा? हीट तो तब फ्लो करते हैं ना जब टेम्परेचर ग्रेडियंट हो, यानी आप बीच में कहीं हीट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो इस वाले एलिमेंट को हीट कहाँ से मिलेगी? अगर आप यहाँ पे हाँ सेम सर, टेम्परेचर मान रहे हो थ्रू ठीक है आउट, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं है तो हीट ही फ्लो नहीं करेगा, ओके सर। ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट रहना जरूरी है, वो रहेगा। ओके, तो कुल मिला के बात हमारी ये आई कि ऐसा कंडीशन बन जाएगा फाइनली कि रॉड जो है एक इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगी और टेम्परेचर हमारा इस डायरेक्शन में डिक्रीजिंग होगा, इस डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीजिंग होगा और यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मेरा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो जो डी क्यू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी है, के ए डी टी बाय डी एल या डी एक्स लिख सकता हूं मैं। तो कुछ किताबों में यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा रखा है, वो सही भी है, नेगेटिव साइन सब में लगा रखा है लगभग। वो क्यों लिखा हुआ है उन्होंने ऐसा? ऐसा लिखा हुआ है इसलिए कि इस डायरेक्शन में एक्स बढ़ेगा बट टेम्परेचर घटेगा। जिस डायरेक्शन में आपका एक्स बढ़ेगा, हीट का फ्लो होगा जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। तो डी टी विल भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो इन दोनों का जो फैक्टर आएगा वो नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये हीट फ्लो आप पॉजिटिव मान रहे हो, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपने यहाँ माइनस साइन और लगा दिया ताकि ये पूरा पॉजिटिव आ जाए। तो इसलिए फॉर्मूला डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू माइनस की ए डी टी बाई डी एक्स लिखा हुआ है। समझ में आ गया क्यों लिखा है ऐसा? यस सर। ओके, अच्छा, अब मैं कहता कि ही जो एरिया है वो परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट है ना? तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा था? मैं ऐसे बोल रहा था कि भाई देखो, यहाँ पे रॉड को आपने ऐसे गर्म किया, यहाँ से गर्म किया आपने, यहाँ से हीट दे रहे हो इसे, तो एरिया कौन सा लोगे? ये वाला एरिया लोगे, पाई आर स्क्वायर। मान लो ये रॉड खोखली होती, ऐसी रॉड होती, अब क्या लेते एरिया? अब एरिया ये वाला लेता मैं, अंदर से मान लो खोखली है, हॉलो रॉड है, अब क्या एरिया लूंगा? पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, ठीक है। यस सर। अच्छा, मान लो हीट मेरी ऐसे फ्लो कर रही होती कि मेरा इसके अंदर कोई हीटर लगा होता है ऐसे यहाँ पे, और हीट मेरी ऐसे फ्लो कर रही होती, अब क्या एरिया लेता मैं? 2πRH 2πRL 2πRL लूंगा। इस केस में जो मैं एरिया लूंगा वो 2πRL लूंगा। आर जो है वेरी करता रहेगा हमेशा, अगर आप यहाँ पे एलिमेंट लोगे तो उसका आर कुछ और आएगा, बाहर वाले का आर कुछ और आएगा, तो हर सबका आर अलग अलग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हीट का ये आएगा, एरिया जो है डिफरेंट डिफरेंट आएगा हर एलिमेंट के लिए। लेट मी एक्सप्लेन हियर। सर 1 मिनट, अभी वो नोट डाउन नहीं किया। हाँ हाँ, एक मिनट कर लेना, मैं पहले बता दूं। ओके सर। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप एलिमेंट लोगे तो यहाँ पे आपका आर ये आएगा, इसके अक्रॉस हीट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे अगर मैं लूंगा बाहर एलिमेंट लूंगा तो ये लूंगा, ठीक है। तो हीट मेरा क्योंकि ऐसे फ्लो कर रहा है, रेडियली आउटवर्ड,
ठीक है, तो मैं जब पहले एलिमेंट के लिए मान लो मेरे दो एलिमेंट है, ये एलिमेंट मान लो अंदर वाला 1 है और बाहर वाला एलिमेंट 2 है। जब मैं पहले वाले के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा dq/dt इक्वल टू के ए लिखूंगा उसके लिए 2πr l dt/dr, क्योंकि आप बाहर की तरफ को मूव कर रहे हो। सेकंड वाले के लिए लिखूंगा dq/dt, भाई आरएल कैसा है एरिया? अभी बताता हूँ। बाहर वाले एलिमेंट के लिए आएगा 2πr इंटू एल dt/dr। ठीक है, अभी मैं ये नहीं बता रहा कौन से बराबर हैं कौन से नहीं होंगे, वो बात करते हैं आपसे कि कौन बराबर होगा नहीं होगा। पहले क्या पूछ रहे हो देवेश की 2πrl कैसे आया? यस सर। आपका हीट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, ये हीट बीच में हीटर लगा हुआ है इसमें रॉड में, तो इसका जो हीट फ्लो करेगा वैसे करेगा बाहर की तरफ को। यस सर। तो आप कौन सा लेंथ लोगे, पूरा लोगे ना, एरिया जब लोगे तो 2πrl लोगे। हीट ऐसे फ्लो थोड़ी कर रहा है इस बार हमारा फ्लो ऐसे फ्लो है। ठीक है, तो उसे सिलेंडर का एरिया कवर करके जाना है ना, इसको क्रॉस करके जाना है, तो इसलिए मैंने 2πr इंटू एल लिया है। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है हमारा कि क्या दोनों केस में dq/dt सेम होगा या डिफरेंट होगा। सर इसमें कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर यहाँ पे आपने दो एलिमेंट माने सिलेंडर में, एक एलिमेंट आपने माना बाहर आर रेडियस का और एक माना आपने अंदर स्मॉल आर रेडियस का, और आप दोनों एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हो, उनसे जो हीट फ्लो करके जा रही है। सर तो ये हॉलो है क्या? ये सिलेंडर सॉलिड है, केवल बीच में थोड़ा सा जगह थी जहाँ पे अपने हीटर लगाया, बाकी ये पूरा सॉलिड है। ओके। तो बताइए क्या dq/dt सेम आएगा दोनों केस में, डिफरेंट आएगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम। सर ये जो आपने दूसरा पार्ट बनाया है ये इसी का बाहर वाला पार्ट है क्या? ये पूरा, हाँ ये भी सिलेंडर है, पूरा सिलेंडर ही है ये भी। अच्छा, तो वैसे सेम आना चाहिए। ये सिलेंडर ही है पूरा, यहाँ पे अपने हीटर लगा रखा है। dq/dt सेम आएगा डिफरेंट आएगा दोनों केस के लिए? सेम आना चाहिए क्यों? सर, क्योंकि जो पहले की हीट है वही तो सेकंड में जा रही है। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो जितनी हीट नीचे से आ रही होगी उतनी ऊपर जा रही होगी, यस तो सर। dq/dt विल बी सेम फॉर बोथ। ये बात समझ में आई सबको? जितनी हीट यहाँ से पास कर रही होगी इस एलिमेंट से आगे जा रही होगी उतनी ही इससे आगे जा रही होगी, तो dq/dt विल बी सेम। यस सर। k तो सेम होगा, सेम मटेरियल है, 2πrl आपने ले ही लिया। dt/dr टेम्परेचर ग्रेडियंट है इस डायरेक्शन में, dt/dr विल इट बी सेम और डिफरेंट? क्या हम बोल सकते हैं कुछ कि सेम होगा डिफरेंट होगा? क्या चीज सर? dt/dr टेम्परेचर ग्रेडियंट सर डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा, है ना, ये डिफरेंट हो सकता है, अभी देखेंगे कि कैसे होगा, लेकिन डिफरेंट हो सकता है, तो हम हो सकता है मान लेते हैं। अभी हम नहीं बोल सकते कि सेम होगा, तो ये dt डैश मान लो, यहाँ पे dt/dr डैश होगा, तो ये चीज़ डिफरेंट होगी दोनों में, बट बाकी ये चीज़ें सेम होंगी। सर dq/dt दोनों के लिए सेम कैसे होगा, समझ नहीं आया। भाई जितना हीट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से हीट आ रहा है ना, वही हीट इस एलिमेंट से ही पास करना है। अब आप इस वाले एलिमेंट के लिए dq/dt निकाल रहे हो मान लो, और एक बार इसके लिए निकाल रहे हो एलिमेंट के लिए। अगर मान लो इसका dq/dt ज्यादा होता तो इसका मतलब क्या हो गया कि हीट आ ज्यादा रही है जा कम रही है, तो इसका तो फिर टेम्परेचर बढ़ता इस पोर्शन का। और अगर मैं इसे ज्यादा मान लूं तो इसका मतलब हीट लॉस ज्यादा हो रहा है, गेन कम हो रहा है, तो फिर मेरा टेम्परेचर लॉस हो जाता। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरी स्टेडी स्टेट है, ना तो मेरा टेम्परेचर गेन हो रहा, न मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा ना घट रहा। उसका मतलब क्या होगा, जितनी हीट मैं लूज कर रहा हूं उतनी मैं गेन भी कर रहा हूं,
तो यानी किसी भी एलिमेंट में जितनी हीट आ रही है उतनी हीट बाहर भी जा रही है, यानी डी क्यू बाई डी टी यहाँ से और यहाँ से सेम आएगा। आप कहीं पे भी ले लो, डी क्यू बाई डी टी विल भी, कंडीशन के लिए सेम आएगा। हाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए डी क्यू बाई डी टी विल भी सेम। सर जो डी टी बाई डी आ रहा है ये सेम भी हो सकता है क्या? इस केस में तो नहीं आएगा, जब आप सॉल्व करोगे अभी। क्योंकि अगर ये सेम हो गया और आर तो अलग है तो डी क्यू बाई डी टी अलग आ जाएंगे दोनों के। आर अलग है यार, हाँ बिल्कुल ये भी बोल सकते हो। अगर वो सेम हो गया फिर तो गड़बड़ी, मामला ही गड़बड़ हो जाएगा पूरा, हाँ डिफरेंट आएगा। ठीक ओके है, सर। ऐसी मान लो एक स्फीयर है, इसके मैं सेंटर पे, सॉलिड स्फीयर है, इसके सेंटर पे मैंने होल बना के यहाँ पे हीटर लगा दिया। अब इससे हीट फ्लो हो रहा है, एक एलिमेंट आपने यहाँ पे ले लिया और एक एलिमेंट यहाँ पे ले लिया। ये एलिमेंट मान लो 1 है और ये एलिमेंट नंबर 2 है, और फिर दोबारा हीट का फ्लो हो रहा है। तो अब क्या लिखोगे, पहले वाले के लिए क्या लिखोगे, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू, अब एरिया क्या लिखूं, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, R1 का स्क्वायर मान लेते हैं उसमें, एंड डी टी बाय डी आर। ऐसे सेकेंड वाले एलिमेंट के लिए क्या लिखूंगा, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू के इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर। यहाँ पे जो हीट फ्लो कर रहा है ऐसे कर रहा है, इससे 4 पाई आर स्क्वायर से पास करना है उसे, डी टी बाई डी आर का डैश। ठीक है, तो इस केस में मेरा जो आएगा एरिया वो 4 पाई R2 स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 4 पाई R स्क्वायर आएगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि हीट फ्लो टू द परपेंडिकुलर टू द एरिया, एरिया आपको परपेंडिकुलर लेना है, एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ हीट। तो हमने यहाँ पे जो एरिया लिया है वो परपेंडिकुलर टू द हीट के फ्लो से लिया है। और सर जो ये आपने सॉलिड सिलेंडर बोला था, ये अगर हॉलो होगा तो भी ऐसे ही होएगा ना? हाँ हॉलो होगा तब भी ऐसे ही होगा। तब आप स्टार्टिंग बस यहाँ से R1 से स्टार्ट करोगे, जब इंटीग्रेशन वगैरह करोगे ना, तो यहाँ पे मान लो 0 से लेके आपने R तक इंटीग्रेट किया सॉलिड के केस में, अच्छा हाँ वहां पे आप R1 से R2 तक इंटीग्रेट करोगे। ओके सर। ये वैसे करना है हमें इंटीग्रेट वगैरह का कुछ? हाँ अभी करेंगे, उसमें आता है क्वेश्चन आपको, हल्का फुल्का ही आता है, ज्यादा वो नहीं आता टफ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये कुछ। सर ये वाला पूरा हो गया तो पिछली वाली स्लाइड कर दीजिए एक बार। ओके, मैं भूल ही गया था लो सॉरी यार, भूल गया था मैं। सर इसमें जो आखिरी वाला केस है ये समझ नहीं आया सर। कौन सा वाला, स्फीयर वाला या सिलेंडर वाला? सर इसी स्लाइड में लास्ट वाला। 2 पाई आर एल वाला? यस सर। ये तो हमने पीछे देखा ना अभी, वही तो देखा अभी। इसलिए इसमें आपने कुछ कहा था ना कि हर पॉइंट पे वो कुछ चेंज होगा, वो आपकी आवाज नहीं आ रही थी उस टाइम। हर पॉइंट पे क्या एरिया चेंज होगा बोला था मैंने, एरिया। हर पॉइंट पे एरिया चेंज कैसे होगा? अभी बताता हूँ, नोट कर लिया? यस सर। सर एक बार सेकंड वाली स्लाइड भी दिखा दो। मैंने इससे पीछे वाली, इससे पिछली मैंने ये वाली, अरे इससे पिछली वाली। ये यस वाली सर, हो गया सर। हो गया, ओके। आप कह रहे हो एरिया चेंज क्यों होगा? देखो एरिया चेंज इसलिए होगा, जैसे यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा था, जब मैंने यहाँ पे एरिया लिया था इस एलिमेंट के लिए, अंदर वाले एलिमेंट के लिए, इसके लिए एरिया लिया था, तो क्या लिखा था, 2 पाई आर इंटू एल। तो आर कौन सा लिया था मैंने, अंदर वाला आर लिया था ना, स्मॉल आर। यस सर। और जब मैंने नीचे वाले का लिखा तो क्या लिखा है, कैपिटल आर। यस सर। तो दोनों केस में क्योंकि जो हीट फ्लो कर रही है एक जगह इसको जो है इस वाले एरिया से फ्लो करना है। कौन से एरिया से, ये वाला एरिया जो है, और एक बार उसको फ्लो करना है इस वाले एरिया से। इसको पूरा फिगर समझो, पूरा ये फिगर है ना, पूरा एक तरह का सिलेंडर है, उसके क्रॉस करके जाना है, अंदर से बाहर जा रही है हीट। तो कितना एरिया कवर करना पड़ेगा, 2 पाई आर एल करना पड़ेगा ना। यस सर।
तो इस केस में 2 पाई RL आएगा, ठीक है। सर मतलब हीट जब अंदर सर ये 1 by 1। सर ये 4 पाई आर स्क्वायर वाला केस एक और बार समझा दोगे? अभी समझाता हूँ, तो आपको अभी सॉल्व भी करना है, अभी तो आप पूरा करोगे खुद ही, इसलिए समझ लो जो भी यहाँ पे समझना है। ओके सर। तो मतलब जब इसमें अंदर वाले में मतलब हीट फ्लो करेगी तो 2 पाई R स्मॉल होगा, और जब हीट लूज होने वाली होगी तब बिग R ले लेंगे ना, 2 पाई RL बड़ा वाला। तो इसी कंसेप्ट पे क्या हर पॉइंट पे रेडियस चेंज हो रहा है, मतलब एरिया? हाँ, हर पॉइंट पे रेडियस चेंज हो रहा है, आप जहाँ पे भी लोगे आपका एरिया डिफरेंट आएगा। ओके सर। ये वाला फिगर ये बोलता है, स्फीयर वाला केस, आपका सोर्स यहाँ पर है और यहाँ से हीट फ्लो कर रही है, तो कैसे करेगी फ्लो? ऐसे करेगी हर डायरेक्शन में, ठीक है। अब हीट यस सर। सारी डायरेक्शन में बराबर बराबर फ्लो करेगी, है ना। अब जब हीट यहाँ पहुंची मान लो इस जगह पे, तो उसको ये एरिया क्रॉस करके जाना है। सेम टाइम पे पहुंचेगी हर जगह या डिफरेंट टाइम पे पहुंचेगी इन सब पार्ट पे? सेम टाइम। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम है इस सोर्स से, यस सर। सबका डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, इसलिए सेम टाइम पे पहुंचेगी। अब इसको क्रॉस करके जाना है, तो यहाँ पे dq/dt जो है, जितना भी यहाँ से क्रॉस करेगी हीट वो आ जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा? KA इंटू dt बाय जो भी टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, यहाँ पे dt बाय dr होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट है ना। एरिया कितना लिखूं? 4 पाई आर। 4 पाई R1 मान लो इसे, R1 का स्क्वायर, और dt बाय dr क्या है मेरा? टेम्परेचर ग्रेडियंट की इस डायरेक्शन में टेम्परेचर कितना घट रहा है, तो dt बाय dr, माने r के साथ जैसे r बढ़ रहा है टेम्परेचर घट रहा है, तो dt बाय dr, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब मान लो ये हीट थोड़ी देर, ये हीट यहाँ भी जा रही है और कुछ देर बाद ये हीट मान लो यहाँ पहुंच गई, या मान लो सेम टाइम पे हीट यहाँ पहुंची हुई है कुछ, क्या ये हीट सेम होंगी या डिफरेंट होंगी दोनों? dq/dt, बाहर वाले पे जो हीट है यहाँ पे इस एलिमेंट पे पूरे पे, वो हीट और इस वाले एलिमेंट पे जो हीट है वो सेम होंगी या डिफरेंट होंगी? 1 सेकंड में मान लो उसको 500 जूल हीट मिल रही है अंदर वाले को, तो बाहर वाले को 500 मिलेगी या ज्यादा कम मिलेगी? सर कम मिलेगी शायद। कैसे बताओ? सर क्योंकि अभी डिस्टेंस बढ़ रहा है ना। नहीं, डिस्टेंस बढ़ा है लेकिन हीट तो उतनी है ना, तो हीट कहाँ गई? अगर मान लो कम मिली, मान लो उसको 500 जूल मिल रही है और उसको कम मिल रही है, तो बाकी हीट कहाँ गई फिर? यस सर, यस सर। बाकी हीट तो भाई कहीं, या तो बाकी हीट एक जगह जा सकती है उसका टेम्परेचर बढ़ाने में। अगर ये मटेरियल है बीच में, यहाँ पे आयरन है ना ये सारा, अगर इस आयरन का टेम्परेचर Yes, बढ़ sir. रहा होता तो मैं कहता भाई हीट वहां चली गई ms डेल्टा टी, लेकिन मैंने तो क्या मान लिया? स्टेडी स्टेट मान लिया। स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर बढ़ता है मेरा? नो सर। नहीं बढ़ता ना, तो बढ़ता ना घटता है, तो यानी टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा मेरा, तो हीट वहां जा नहीं सकती, तो फिर कहाँ गई हीट? कहीं Yes, जा sir. सकती, तो हीट कहाँ जाएगी? फाइनली यहाँ पहुंचेगी बाहर, तो वो हीट सेम होगी, जितनी हीट इसको मिल रही है उतनी सेम हीट, रहेगा सर। बस फर्क क्या पड़ जाएगा यहाँ पे? एरिया बढ़ जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा एरिया यहाँ पे। जब मैं सर पर बाहर तो हीट कम जानी चाहिए ना, क्योंकि अंदर वाला भी तो कुछ रखेगा ना, मतलब अपने आप को हीट करने के लिए। नहीं, तो तो हीट बाहर हम ये तो मानने हैं टेम्परेचर उसका कांस्टेंट हो गया ना, मान लो टेम्परेचर उसका 50 हो गया, अब उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। सर वहाँ पे अगर हीट का सोर्स लगाया हुआ तो टेम्परेचर चेंज तो होगा ही। एक लिमिट तक होगा ना, ऐसे थोड़ी होता है इनफाइनाइट होता है, क्या बढ़ता जाता है हीट? सर एक लिमिट पे आकर रुक जाता है। रुक जाता है ना, तो भाई फिर तो क्या होगा? फिर तो आपका आयरन, जो आयरन होता है, आयरन को मेरे को पिघलाना है मान लो, तो क्या आपका आयरन इस पे पिघल सकता है गैस पे जो आपके घर में एलपीजी यूज होता है? नो सर। नहीं पिघलता। क्यों नहीं पिघलता? थोड़ी थोड़ी ज्यादा चाहिए ना हीट, मतलब काफी थी। क्यों ज्यादा सर चाहिए? बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका। मेल्टिंग पॉइंट आयरन का जो 1460 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है,
तो आयरन को पिघलाने के लिए हीट चाहिए बहुत ज्यादा, है ना। अब मान लो आपने गैस से हीट दी, गैस की कैपेसिटी अपनी हीट देने की, मान लो 500 जूल पर सेकंड दे सकता है आयरन को। अब जब आप आयरन को गर्म करने लगोगे तो वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में लूज भी करेगा हीट साथ में। यस सर। तो पहले क्या होगा, शुरू में उसका टेम्परेचर कम है तो क्या करेगा, हीट गेन ज्यादा करेगा, लूज कम करेगा। फिर बढ़ते बढ़ते क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जितनी हीट आप दे रहे हो उतनी वो लूज भी करने लगेगा एटमॉस्फेयर में। ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि आप 500 जूल दे रहे हो गैस से और 500 जूल ही वो लूज कर रहा है एटमॉस्फेयर में। सर ये थ्योरेटिकली आएगी ना? हाँ, भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, मैंने अभी देखते हैं, रफ ऐसे मानना, कोई वैल्यू मान के चले। तो मान लो 500 जूल आप दे रहे हो, 500 जूल ही वो लूज कर रहा है, ठीक है। अब आपको मान लो गलाना है उसे। अब उसने 500 जूल जो आप दे रहे हो, 500 जूल रेडिएट कर रहा है। अच्छा, जो रेडिएट करेगा हीट वो किस पे डिपेंड करती है, रेडिएशन हीट। अभी आप आगे पढ़ोगे भी, बॉडी के टेम्परेचर पे। यस सर। जितना बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी हीट ज्यादा लूज करेगा वो। तुम्हारे केस में क्या होगा, गैस के केस में ये होगा कि आयरन का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस होगा और वो 500 जूल का हीट रेडिएट करता रहेगा एटमॉस्फेयर में। और आप भी 500 दे रहे हो तो क्या गर्म होगा ज्यादा वो 200 से? नो सर। तो क्या करना पड़ेगा हमें 200 से ज्यादा गर्म करने के लिए? कोई सोर्स ऐसा लाना पड़ेगा जो कि जितनी वो हीट लूज कर रहा है, कितनी लूज कर रहा है, 500 जूल लूज कर रहा है ना एटमॉस्फेयर में, देन के फिर जूल पर सेकंड दे सके ना heat। उससे ज्यादा दे पाए, 500 से ज्यादा। यस सर। जब आप वो सोर्स लाओगे तब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ेगा ही नहीं। तो तो मतलब पहले वो आयरन के पास 200 जूल मतलब जा रही थी सपोज करते हैं हीट पर सेकंड, फिर बाद में अगर 500 जूल जा रही है तो 500 जूल वो रेडिएट भी कर रहा है। हाँ, तो उसके पास मतलब पहले की तू 200 जूल हीट तो रहेगी ना। तो हाँ वो तो रहेगी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक आने पे 200 जूल जो हीट आई तो पहले आ गई ना। अब मान लो गैस, आयरन गर्म हो गया 200 डिग्री सेल्सियस पे आके रुक गया, अब गैस उसे 500 जूल दिए जा रहा है, तो उस 500 जूल का क्या हो रहा है? क्या वो कुछ अपनी हीट बढ़ा रहा है या उतना ही रेडिएट कर रहा है बाहर? सर उतना रेडिएट करे 200 का 200 ही रहेगा मतलब पूरा ही कर रहा है ना रेडिएट। तो ऐसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। मान लो अगर टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया आपका, यहाँ पर, यहाँ इस एरिया में, तो ये एरिया क्या है, हीट ना तो टोटल जो हीट ये लूज कर रहा होगा उतनी गेन कर रहा होगा, बराबर होगा इसका। यस सर। तो जितनी हीट इसके पीछे से Yes, आ रही है, जितनी हीट पीछे से आ रही होगी उतनी आगे भेज रहा होगा ये। यस सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसने कोई भी हीट रखी नहीं अपने पास, सारी आगे भेज दी। ओके सर। ओके। क्लियर हुआ सबको ये? yes. यस सर। तो इसको हम बोलते हैं कि स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, दूसरा वाला देखो। इसमें कह रहा है 2 रॉड है आपकी, इसको बाद में करेंगे। एक आयरन की रॉड है, एक ब्रास है, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करा 373 केल्विन, बाय बर्नर लगा के कुछ भी करके आपने मेंटेन किया, और यहाँ पे आपने मेंटेन कर रखा है 273 केल्विन, ठीक है। अब जो आयरन बार है, चलो मैं इजी कर लेता हूँ आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा।
मान लो इसकी कंडक्टिविटी k है और इसकी कंडक्टिविटी 4k है और लेंथ दोनों की बराबर है, एरिया बराबर है, तो आप यहाँ का टेम्परेचर बता सकते हो यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा? सर जो आपने टेम्परेचर लिखा है वो एकदम एंड्स पे है क्या? वो एंड्स का है, मुझे चाहिए क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर। एल दोनों का सेम है और एरिया दोनों का सेम है। कोई और डाटा चाहिए होगा बता देना मुझे। टू 93 केल्विन। निकालना पड़ेगा मुझे क्योंकि मैंने क्वेश्चन कुछ चेंज किया है। एक्चुअली यहाँ पे ना L1 की वैल्यू दी हुई थी कुछ अलग, तो भी निकालते हैं। मैंने इजी कर दिया, आपको एरिया भी डिफरेंट दिया होता है यहाँ पे। 293 ओके, लेट अस चेक, अभी देखते हैं। टू 93 यानी कि 4 और 1 5। सही लग रहा है। आई थिंक आंसर इज करेक्ट। देखो कंसेप्ट में बताया तो बाकी लोगों को क्या कंसेप्ट लगाएंगे। किसने किया? सानवी ने किया? किसने किया अभी तक? सानवी। बताओ क्या किया। मैंने जो रेट होगी वो इक्वल करी है दोनों की फाइनल टेम्परेचर पे। करेक्ट। यहाँ पे टेम्परेचर T तो मान लो, ये किया है, यस सर। और दोनों तरफ रेट इक्वल होगा। जितना हीट यहाँ से यहाँ आ रहा होगा इस जंक्शन में, उतना यहाँ से यहाँ जा रहा होगा। तो दोनों तरफ से जो हीट आएगा और जो जा रहा होगा बराबर होंगे आपस में। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के बराबर होंगे आपस में। तो वो कितने होंगे? K इंटू A dt। dt मतलब उसका हो जाएगा T माइनस 373 बाय L। L तो सही में दोनों का कट जाएगा, इक्वल टू K A दोनों का सेम है। कंडक्टिविटी इसकी 4K है, सॉरी, और A सेम है। और टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पे 273 माइनस T बाय L। ये करेंगे। क्लियर हुआ सबको? यस सर, मैंने भी यही किया था। यही किया था, गुड। तो यहाँ पे T माइनस 373। टेम्परेचर डिफरेंस लोगे ना रॉड के दोनों तरफ। ये रॉड हमारी आयरन की रॉड में यहाँ टेम्परेचर T है, यहाँ 373 है, तो मैंने T माइनस 373 लिखा और यहाँ पे 273 माइनस T लिखा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 273 है, यहाँ पे T है। टेम्परेचर ग्रेडियंट ले लिया मैंने।
सर 293 केल्विन आ रहा है ना? 293 आएगा। यस सर। आया सबका 293 सॉल्व करके? यस सर। यस सर। यस तो सर। सिंपल था ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को बराबर कर लेंगे, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है इसमें, दोनों को कर सकते हैं बराबर, उससे हमारा आ जाएगा। अच्छा ओके। तो टी हमारा आ गया 293 केल्विन। सर सर तो इसमें फ्लो बराबर कैसे ले सकते हैं जब मटेरियल तो दोनों अलग है, तो फ्लो बराबर ले सकते हैं? स्टडी स्टेट मानना पड़ेगा ना, वही स्टडी स्टेट मानोगे तो मैंने टेम्परेचर सेम है, चेंज नहीं हो रहा किसी का भी। तो सर वो क्वेश्चन में अलग से दिया होगा ना, किया हुआ है। हाँ, हम स्टडी स्टेट का ही निकालेंगे, हम वैसे स्टेट का निकाल नहीं सकते ना। अगर मान लो वेरिएबल स्टेट है फिर तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, कहीं पे एमएसटी लगाते हैं, अब फिर आपको लगाना पड़ेगा कैलोरीमेट्री लगानी पड़ेगी फिर तो, Q इक्वल टू एमएस डेल्टा टी, उससे आयरन का टेम्परेचर बढ़ेगा, ब्रास का बढ़ेगा। ओके सर। तो क्वेश्चन आपका जो आएगा वो स्टडी स्टेट का ही आएगा कि स्टडी स्टेट में ऐसे ऐसे कंडीशन है, बताओ कितनी हीट फ्लो हो रही है। ओके सर चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो हम मान लेंगे। हाँ नहीं भी दिया होगा तो मान लेना। कॉलेज में पता है क्या होता है, कॉलेज में पेपर आता था ना, जब कॉलेज में डेरिवेशन करा रखा है, मान लो दो केसेस हैं ए और बी, अब डेरिवेशन ए के लिए करा रखा है और बी के लिए, दोनों के लिए करा रखा है, अब बच्चे को ए ही आता है। तो बच्चे क्या करते थे, ए का करके आते थे डेरिवेशन इंजीनियरिंग कॉलेज में भी। जैसे हमारा तो इंजीनियरिंग था ना, तो उसमें सॉइल होती थी, सॉइल तो क्ले हो सकती है, सिल्ट हो सकती है, दोनों। और सिल्ट के लिए अलग होता है, क्ले के लिए अलग होता है। बच्चे जान के उसमें लिखा रहता है क्वेश्चन में कि इसी क्ले सॉइल, अब उन्हें सिल्ट पढ़ के आ रखा है घर से, तो कहता है अज्यूमिंग द सॉइल इज सिल्ट, ताकि बाद में टीचर को बोले सर मैंने देखा नहीं था, नंबर दे दो मुझे, पास कर दो। तो आपके केस में भी ऐसी है? आपके केस में तो खैर केस ही एक ही आएगा, दूसरा केस है ही नहीं। तो सर ऐसे पास तो नहीं करते होंगे? दे देते थे कभी कभी नंबर, जब ज्यादा कभी रोता था जाके प्रोफेसर को, तो कहा चलो 10 में से 2-3 नंबर दे देता हूँ, पास तो कर ही देता हूँ। हो जाता था, मैंने मिड सेम में तो हो ही जाता था, जो जहाँ तक आपकी वो होती है। प्रोफेसर पे भी डिपेंड करता है, प्रोफेसर कैसे आपके, कोई अच्छे होते हैं कोई नहीं होते, कुछ मान जाते हैं, सब चलता है कॉलेज में। आप लोग भी जाओगे मेडिकल में तो वहां भी देखना क्या क्या चलता है। कई बार तो पेपर ही पता नहीं चलता, कल अगली बार कोई पेपर कोई और पढ़ के आ जाता है, पेपर किसी और चीज का है, वो कुछ और पढ़ के आ गया बच्चा क्लास में। ऐसे भी कईयों के साथ होता है, इतने पेपर होते हैं, तो रोज पेपर होते रहते हैं। हाँ सर ये मेरे साथ हुआ। अच्छा, आपके तो अभी कम हो रहे हैं, आपके तो साल में जो है 2-3 बार होते होंगे, और वो 5-5 होते हैं उनके, तो चलते ही रहते हैं हमेशा ही। वो तो किस्मत थी कि पास हो गया था, हिंदी का था ना और मैथ्स पढ़ के चला गया था। अच्छा, उल्टा नहीं हुआ, शुक्र है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता। अब उल्टा नहीं हुआ। ओके, हाँ मैं ये कह रहा था एक्चुअली इस क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान रखना, आपने जो मैंने टेम्परेचर लिया, मैंने क्या लिखा है, मैंने T-373 लिखा है, यानी मैंने फाइनल माइनस इनिशियल, तो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। और मैंने इस साइड भी क्या लिखा है फिर, 273 माइनस टी, ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। तो आप ना या तो दोनों को नेगेटिव साइड लिखना, मैंने या तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखना दोनों को, या दोनों को इनिशियल माइनस फाइनल लिखना। ऐसे नहीं कि आपने एक को तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, एक को इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया, फिर आंसर गलत आ जाएगा आपका। तो ध्यान रखना कि या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तभी आप इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सर वैसे ये इसमें हीट फ्लो नेगेटिव क्यों आ रहा है? हीट फ्लो नेगेटिव क्यों आ रहा है? एक्चुअली हीट फ्लो तो ये नहीं होता ना, हीट तभी तो उसने लिखा था हीट फ्लो इज माइनस के, हीट फ्लो ये होना चाहिए, इसलिए तो माइनस साइन, इसलिए तो लगाते हैं माइनस साइन बार। यस सर यस। लेकिन हम तो सर दोनों साइड लगेगा ना? फिर दोनों साइड लगेगा बिल्कुल।
हाँ वो सब बस कैंसिल हो जाएगा, बट हमारा आंसर तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ बिल्कुल भाई, या तो कर रहे हो तो अगर ढंग से कर रहे हो तो पूरा ढंग से करो फिर, और अगर बेढंग से कर रहे हो फिर बेढंग से करो। बीच में मन नहीं कि आपने पता चला एक तरफ तो ढंग से कर दिया, एक तरफ ढंग से नहीं किया, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये ध्यान रखना बस। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और कर लेते हैं ना। ये ना 3 रॉड है वाई शेप में, 3 रॉड है वाई शेप में, 3 रॉड मेड ऑफ द सेम मटेरियल, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, सेम मटेरियल, सेम एरिया, having same cross section area joined together and same length। वाह, सब कुछ ही बढ़िया हो गया। द लेफ्ट एंड राइट हैंड आर केप्ट एट 0 एंड 90। ये बोल रहा है कि एक आपका 0 है और एक 90 है, दो 90 हैं। तो आपको बताना है टेम्परेचर एट द जंक्शन, यहाँ पे कितना टेम्परेचर होगा। थर्ड एंड पे 0 लिखा है। हाँ, एक एंड पे 0 है, दो पे 90 है। सर 60 60 डिग्री डिग्री सेल्सियस। करेक्ट, 60 डिग्री सेल्सियस। सर 60 डिग्री सेल्सियस। यस, 60 डिग्री सेल्सियस करेक्ट। आ गया बाकी लोगों का भी 60। वही हीट लॉस हीट गेन, मान लो कि यहाँ से हीट यहाँ से आ जाएगी और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो Q1 प्लस Q2 जो है Q3 के बराबर आ जाएगा। इसका टेम्परेचर मान लो कुछ T मान लो। डन। यस सर।
आगे सबका यस सर। एक होमवर्क लिख लेते हैं। जो स्फीयर वाला क्वेश्चन है ना, इसको ट्राई करना एक बार, जो मैं स्फीयर वाला ही बता रहा था, इसका मैं आपको आंसर ही बताता हूँ क्या आएगा। ये एक स्फीयर है, इसका वाला ऊपर वाला हो गया ना सबका, किसी को डाउट तो नहीं है उसमें? नो सर। नो सर। इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, माने ये एक स्फीयर है और यहाँ पे टेम्परेचर हमारा T1 है इसके इनर सरफेस पे, और यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। ठीक है, तो इसमें जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा dQ/dt, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, ये ऑप्शन है। सॉरी कुछ बोल रहे हो? इट विल बी प्रोपोर्शनल टू, नो सर। हेलो हेलो हेलो, सर कुछ नहीं बोला। हाँ, तो मैं कहता कि जो हीट ऑफ, इसमें जो होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, आपको निकालना है कि किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ऑप्शन हमारे पास ये है, इस टाइप का है, R1 R2 डिवाइड बाय R1 माइनस R2, या फिर R2 माइनस R1। सर आंसर मत बताना अभी। नहीं बता रहा मैं, चलो ये आप घर से करना। R1 R2 और ln ऑफ R। सर पता चल जाता है तो हिट एंड ट्रायल अच्छा, से भी हो जाता है फिर। देख लेना किताब में मिल जाएगा, तो किसी भी किताब में मिल जाएगा अगर बाई चांस देखना होगा तो। इसमें आपको बताना है dQ/dt जो है किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो हीट ऑफ फ्लो होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, तो एक बार ट्राई करना खुद, फिर कल देखते हैं इसे। आई थिंक ऊपर वाला सबका हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर, सर वो लास्ट सर। ऑप्शन में लिखा है। नो सर। सॉरी, लास्ट क्या लिखा है? ln R2/R1 लॉग, लॉग होता है ना ln। सर हाँ जी, कोई डाउट ऊपर तो वाले और? क्वेश्चन में वो कैसे पता चला, मतलब हीट उधर से ऐड करनी पड़ेगी? ऐसे मान लो यार, टेम्परेचर देखो यहाँ पे हाई है और यहाँ पे भी हाई है, Yes, sir. इसके मुकाबले, जीरो के मुकाबले, तो ये ऑब्वियस है। देखो कहीं से हीट आ रही हो, कहीं से Yes, जा रही sir. होगी, तो पक्का है जंक्शन पे हीट तो रह नहीं सकती, जितनी आ रही होगी उतनी Yes, जा भी sir. रही होगी। तो मैंने ये मान लिया कि भाई यहाँ से आ रही होगी दोनों जगह से, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे है, और इधर कुछ जा रही होगी। ओके सर। और सर अगर आप नहीं भी मानोगे ना, नहीं भी अगर आप मानोगे, तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे वो आ जाएगा खुद ही। अगर आप उल्टी मान लोगे ना हीट को, अगर आप उल्टी मान लोगे हीट को, इधर को उल्टा मान लोगे ऐसे, तब भी Yes, आप sir. तब भी आप जो लिखोगे ना, तब क्या लिखोगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 विल बी 0। भाई ये हीट लूज कर रहा है इधर को, और जो हीट इधर को लूज कर रहा है, और जो इधर को लूज कर रहा है, भाई ये लूज तो टोटल कर नहीं रहा ना, यस सर। तो तीनों का सम 0 आना चाहिए। उसको जब सॉल्व करके लिखोगे, KA/dt/dx करके लिखोगे, ऐसे करके तीनों का लिखोगे जब, यस सर। तो बस ये ध्यान रखना कि जब dt/dx लिखोगे सेम लिखना तीनों चीजों में, मैंने फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू 0, तो आंसर सेम आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा खुद ही उल्टा। ये आप मान लो कि भाई ये टेम्परेचर हाई है तो इधर से हीट इधर को गई होगी, और ये टेम्परेचर लो है तो इधर को गई होगी। ठीक है, क्लियर? हेलो, क्लियर हुआ? सर ये सेम कैसे आ जाएगा सर? उधर जाके तो ये नेगेटिव हो जाएगा प्लस Q3। हाँ, तो क्या तो लिखोगे? सर पहले से भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, इधर वाले दोनों नेगेटिव है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा ना, वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर भी तो नेगेटिव हो जाएगा। टेम्परेचर देखो ना, आप जब लिखोगे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप, इसके लिए क्या लिखोगे, Q1 के लिए आप लिखोगे ऐसे है ना आपका, आप लिखोगे 90 माइनस T, और इस केस के लिए क्या लिखोगे, Q2 के लिए लिखोगे आप, इधर को जा रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हो, मान लो 90 माइनस T लिखोगे, और इस केस के लिए क्या लिखोगे, 0 माइनस T इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये चीज क्या है, ये पॉजिटिव है 90 माइनस T, ये पॉजिटिव है, और ये ऑलरेडी नेगेटिव है, यस सर। तो सेट होके फिर दोबारा वही बन जाएगा।
जो आपने लिखा था ना, आपने जो माना है वो वैसे ही बन जाएगा घूम फिर के। बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप फाइनल माइनस इनिशियल लिखना तीनों केस में, या इनिशियल माइनस फाइनल लिखना तीनों केस में। ओके सर। यस सर, हो गया समझ तो इससे भी आ जाएगा। चलिए तो ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हाँ सर ये नीचे वाले क्वेश्चन में T1 T2 क्या है? T1 T2 यहाँ का टेम्परेचर है, ये स्फीयर है और ये मान लो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है, ये मैंने बीच से हॉलो मान लो, और यहाँ पे जो T1 है वो टेम्परेचर है जहाँ से सरफेस शुरू हो रहा है, मैंने स्फीयर शुरू हो रहा है, और इसके इनर सरफेस से लेके टेम्परेचर यहाँ पे T1 है, आउटर सरफेस में T2 है, इनर सरफेस का रेडियस R1 है, आउटर का रेडियस R2 है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, इसको ट्राई करिएगा एक बार, तो कल डिस्कस करते हैं क्लास में। सर इसमें हम बिना इक्विलिब्रियम वाली नहीं, कंडीशन की इक्विलिब्रियम बात कर रहे बिना हैं ना इक्विलिब्रियम लास्ट तुम कर ही क्वेश्चन सकते में। कुछ भी, हमारे कोर्स में ही नहीं है। बिना इक्विलिब्रियम जो कंडीशन होती है ना, उसके लिए कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से होता है वो, फिर वो हाथ से नहीं होता, या उसके लिए फाइनाइट एलिमेंट एक टेक्निक होती है, उससे होता है, हम नहीं कर सकते उसे। ओके सर। ओके, तो ठीक है, इसको सॉल्व करें फिर देखते हैं। ठीक है, गुड नाइट सर। गुड नाइट। और कल इसको हम दूसरे तरीके से देखेंगे, आज पढ़ा है उसको हम दूसरे तरीके से कल एक और तरीका देखेंगे उसका क्या हो सकता है सॉल्व करने का, कल देखते हैं। चलिए, गुड नाइट, बाय ऑल। यस, सर एक जो मैं पहले बोल रही थी कि रॉड को हमने हीट करके छोड़ दिया है, तो जैसे अगर मैंने सपोज रॉड को हीट किया फिर मैंने छोड़ दिया, तो अगर मैं आधे एक घंटे बाद मतलब जाके देखूंगी तो पूरी रॉड का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट मुझे नहीं मिलेगा ना, सेम पूरी रॉड का, नहीं मिलेगा। तो फिर अगर सपोज किसी पोर्शन का टेम्परेचर ज्यादा और किसी का कम है, तो फिर तो वहां से हीट फ्लो करनी चाहिए ना, हाई टू लो टेम्परेचर। हाँ कर रही होगी, हाँ तो कर ही रही होगी। तो जो फ्लो कर रही है वो सारी वो रेडिएट कर दे रहा है, जो फ्लो कर रही है वो मतलब सारी वो टेम्परेचर रेडिएट नहीं बढ़ा रहा ना, लो टेम्परेचर वाला जो है। नहीं हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने कि मैं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन साथ में वो रेडिएट भी करने पे लगा हुआ है, तो उससे नहीं बढ़ रहा उसका टेम्परेचर। मैंने जो उसको जब तक वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, उतने लाने की कोशिश कर रहा है, तो हीट फ्लो हो जा रही है कुछ, तो उस रेट से नहीं बढ़ पा रहा उसका टेम्परेचर जिस रेट से उसका घट रहा है। मैंने दोनों का एक वो मेंटेन होना चाहिए ना बराबर आने के लिए, तो ये होगा भी कि जितना वहाँ पे घट रहा है ये बढ़ रहा है, कहीं जाके रुक जाए चीज। अगर मान लो रुक भी गई बाई चांस, मान लो कोई ऐसा इंस्टेंट आ गया पर्टिकुलर कि रुक गई, दोनों बराबर हो भी गई सपोज, अब क्या होगा, अब वो वहां से हीट रेडिएट करेगा, बी वाला अपनी साइड से, ए वाला अपनी साइड से करेगा, वो बराबर अगर रेडिएट कर रहे होंगे तो उनका टेम्परेचर बराबर घटेगा। लेकिन मान लो बराबर हीट रेडिएट नहीं कर रहे दोनों, तो एक का ज्यादा घटेगा, एक का कम घटेगा, फिर दोबारा वो हो जाएगा आपस में, हाँ हाँ समझ आ गया। तो फिर वो प्रॉब्लम चलती रहेगी ना हमेशा, जब तक वो मैंने ऐसा कंडीशन ना जाए। और आपके इतने सारे एलिमेंट हैं, आपके एक एलिमेंट थोड़ी है, उसमें कई सारे एलिमेंट हैं, कोई बाउंड्री पे है, कोई बीच में है, कोई किनारा में है, अब वो सारे बराबर बराबर हीट लूज करेंगे हर टाइम पे, तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए प्रॉब्लम ओके आएगी। सर। ठीक है, चलिए।